हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का 31वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 30 भाग नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। मुंबई इंडिया रात का वक्त। हार्दिक उसी जगह पर था जहां पर उसका बॉक्सिंग मैच होने वाला था। मायशा भी उसके साथ थी। मायशा उसे देखते हुए बोली, तुम्हें पता है आज अगर तुम जीते तो तुम्हें 1 लाख का अमाउंट मिलेगा। हार्दिक आई रोल करते हुए बोला, मुझे पैसों की भूख नहीं है, समझ में आया तुम्हें? मायशा कुछ पल रुककर बोली, नहीं मुझे समझ में नहीं आया, थैंक यू तुमने मुझे बता दिया। अब जल्दी से आ जाना, बोलकर वो तुरंत उसे कमरे से बाहर चली गई। जहां पर हार्दिक था, उसके जाते ही हार्दिक ने अपने बैग से इवांशी का स्कार्फ निकाला। उस स्कार्फ को उसने बहुत संभाल कर रखा हुआ था। हार्दिक धीरे से बोला, बेस्ट ऑफ लक टू मी, तुम्हारा स्कार्फ बचा ले मुझे आज। बोलकर उसने वो स्कार्फ वापस से अपने बैग में रखा और फिर अपने बॉक्सिंग ग्लव्स पहनते हुए रूम से निकल गया। थोड़ी देर बाद मैच शुरू हो चुका था। हार्दिक की एक आदत थी, वो सामने वाले को हमेशा ऐसा दिखाता था कि वो जीत रहा था, लेकिन सामने वाला हार ही जाता था। ये उसकी टेक्निक थी जिससे सब वाकिफ थे, लेकिन हर बार फंस जाते थे। उसकी तकनीक थी अपने सामने वाले की सारी स्टंट खुद उसे कर देना और खुद को बचा कर रखना। आखिर में ऐसा वर्क करना कि सामने वाला खुद को बचाना पे अभी भी वही चल रहा था। उस पूरी जगह पर सब लोग शोर मचा रहे थे। तभी वहां पर कोई आया। वो कोई और नहीं बल्कि इवांशी थी, जो इस वक्त जिया के साथ वहां पर आई थी। जिया चारों तरफ देखते हुए बोली, वो कितनी मस्त जगह है। इवांशी कुछ पल रुककर बोली, पर मुझे यहाँ से नेगेटिव वाइब्स आ रही है। जिया घर चलते ना, मोक्ष को पता चला तो वो नाराज हो जाएगा। जिया कुछ पल रुककर बोली, कहीं नाराज नहीं होगा वो। ओके, तुम भी थोड़ा एंजॉय किया करो, हमेशा मोक्ष मोक्ष करती रहती हो। चलो मेरे साथ, बोलकर जिया इवांशी का हाथ पकड़कर उसे आगे लेकर गई। सामने वाले ने एकदम से हार्दिक के मुंह पर एक पंच मारा, जिस वजह से उसका चेहरा एक तरफ झुका और उसकी नज़र सीधे इवांशी का चेहरे पर जाकर ठहर गई। जिया इवांशी को खींचते हुए आगे ले आई थी और इस वक्त इवांशी के चेहरे पर इरिटेशन साफ नजर आ रही थी। उसे देखते ही हार्दिक की आंखें एकदम से बड़ी हो गई। वो कुछ रिएक्ट कर पाता उससे पहले सामने वाले ने उसकी इसी बात का फायदा उठाकर उसे पर अटैक करना शुरू कर दिया। इवांशी अपने मुंह पर हाथ रखकर बोली, जिया ये तो मर जाएगा। जिया मुस्कुराते हुए बोली, वो नहीं मरेगा, वो अंडरग्राउंड का बहुत बड़ा प्लेयर है, बहुत टाइम से बॉक्सिंग कर रहा है, मैंने नाम सुना है इसका। इवांशी को अभी तक हार्दिक का चेहरा साफ तरीके से नहीं दिखा था। अचानक से हार्दिक के चेहरे पर लाइट पड़ी और इवांशी ने जैसी उसका चेहरा गौर से देखा, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो धीरे से बोली, हार्दिक राजवंश। जिया कुछ पल रुककर बोली, तुम जानती हो इसे? इवांशी धीरे से बोली, मेरा क्लाइंट है। जिया मुस्कुराते हुए बोली, वो ग्रेट, तुम अपने क्लाइंट को बॉक्सिंग करते हुए देखो फिर। उसकी बात सुन इवांशी ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस हार्दिक को देख रही थी। इवांशी को अपनी तरफ देखता पाकर पता नहीं हार्दिक के दिमाग में क्या आया, उसने बिना कुछ सोचे समझे सामने वाले आदमी को पीटना शुरू कर दिया। कुछ ही पल में वो बॉक्सिंग मैच खत्म हो चुका था और अब सामने वाला गिरा पड़ा था, उसके अंदर उठने की हिम्मत नहीं थी। उसकी नाक से खून बह रहा था। हार्दिक जीत चुका था। वो बॉक्सिंग रिंग से निकाला और इवांशी की तरफ बढ़ने लगा। कुछ ही पल में हार्दिक इवांशी के सामने आकर रुका। हार्दिक उसे देखकर बोला, इवांशी माथुर, इवेंट मैनेजर। मुझे नहीं पता था कि इवेंट मैनेजर बॉक्सिंग देखने में भी इंटरेस्टेड होते हैं। इवांशी धीरे से बोली, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं बस मेरी दोस्त के साथ आई थी। ये बात सुनते ही हार्दिक की नज़रें एक पल के लिए जिया पर गई और वो वापस इवांशी को देखने लगा। तभी मायशा वहां पर आकर बोली, तुमने क्या हालत कर दी है उसकी, उसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। और इतना बोलते रुक गई और हार्दिक को गौर से देखने लगी, जिसकी नज़र इवांशी के ऊपर ठहरी हुई थी। मायशा हार्दिक की बचपन की दोस्त थी, उसके एक्सप्रेशन का मतलब उसे बेटी कोई नहीं समझ सकता था। हार्दिक कुछ पल रुककर बोला, बाद में मिलते हैं मिस इवांशी माथुर। बोलकर वो जाने के लिए मुड़ गया। तभी इवांशी तेज आवाज में बोली, मिस नहीं, मैसेज। ये सुनते हार्दिक के कदम खुद रुक गया और उसने एकदम से मुड़कर इवांशी की तरफ देखा।
इवांशी उसे देखकर बोली, मैसेज इवांशी मोक्ष मलिक, मेरा नाम इवांशी माथुर है, बट आई एम मैरिड। बोलकर वो जिया का हाथ पकड़कर उसे तुरंत दूसरी तरफ लेकर निकल गई। हार्दिक बस उसे जाते देखते रह गया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही लाइन चल रही थी, वो ये थी कि आई एम मैरिड। मायशा कुछ पल रुककर बोली, अच्छा हुआ सही टाइम पर पता चल गया, दिल लगने से पहले बच गए वरना दिल टूट जाता तुम्हारा। हार्दिक धीरे से बोला, वॉट डू यू मीन बाय दिल टूट जाता? मैं कौन सा उसके पीछे जा रहा हूँ? मायशा उसे देखकर बोली, तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूँ? तुम्हारे बचपन की दोस्त हूँ, तुम्हारी शक्ल पर पता चल रहा है कि क्या है ओके। मायशा की बात का हार्दिक ने कोई जवाब नहीं दिया, वो तुरंत वहां से चला गया। अपने रूम में पहुंचते ही उसने वापस से अपने बैग से इवांशी का स्कार्फ निकाला और धीरे से बोला, पहली बार तो कुछ एहसास हुआ था, वो भी गलत लड़की से, पर मेरी क्या गलती? अगर मुझे एहसास हुए तो इसमें दूर दूर तक मेरी कोई गलती नहीं है। तुम खुद मेरे सामने आए और ये उड़ता हुआ मेरे सामने आया, मैंने कुछ नहीं किया। बोलकर उसने स्कार्फ वापस अपने बैग में रखा और कुछ सोचने लगा। इधर जिया कंफ्यूजन से बोली, तुम मुझे ऐसे क्यों लेकर आई हो यहाँ पर? इवांशी उसे घूरते हुए बोली, तुम मुझे बताओ कि तुम क्या कर रही हो? मोक्ष को पता चला ना तो वो बहुत ज्यादा। इतना बोलते इवांशी को एकदम से खांसी आ गई और वो दूसरी तरफ मुंह करके खसते लगी। जिया उसकी पीठ सहलाते हुए बोली, आराम से, ठीक हो? इवांशी ने एक बार अपने हाथ की तरफ देखा और जिया को देखकर बोले, आई एम ऑलराइट, चले क्या यहाँ से? मुझे घर जाना है, मैं बहुत थकी हुई हूँ। जिया कुछ बोल पाती कि तभी उसके फ़ोन पर रूहान का मैसेज आया जिसमें लिखा था कि जहाँ पर भी लेकर गई हो तुम इवांशी को सीधे उसे घर पर पहुँचा दो, अगर मोक्ष को पता चला तो वो इवांशी को तुमसे मिलने नहीं देगा। जिया कुछ पल रुककर बोली, ओके चलो। बोलकर वो इवांशी का हाथ पकड़कर उसे लेकर वहां से निकल गई। जाने से पहले इवांशी ने वही एक टेबल पर रखा हुआ टिश्यू पेपर उठा लिया और वो अपना हाथ साफ करने लगी थी और इस वक्त हार्दिक अपने कमरे से बाहर आया और उसकी नज़र इवांशी की तरफ चली गई, जो कि एग्जिट की तरफ जा रही थी। हार्दिक ने एक बार इवांशी के हाथ में टिश्यू पेपर को देखो और फिर उसने वापस उसके चेहरे की तरफ देखा। उसे जगह से बाहर निकलते इवांशी ने एक राहत की सांस ली और धीरे से बोली, घुटन हो रही थी मुझे अंदर। जिया धीरे से बोली, आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें यहाँ पर नहीं लाना चाहिए था, अंदर बहुत अल्कोहल की स्मेल थी, मैंने भी नोटिस किया। इवांशी हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, इट्स ओके, तुम्हारी गलती नहीं है। उसकी बात सुन जिया भी मुस्कुरा दी। थोड़ी देर बाद वो दोनों वहां से निकल गए। विला। इवांशी जैसे ही अंदर गई उसकी नज़र सीधे मोक्ष की तरफ चली गई, जो कि सोफे पर बैठा हुआ था और इस वक्त ड्रिंक कर रहा था। उसे देखते इवांशी मन में बोली, बैंड बजेगी आज मेरी पक्का। तभी मोक्ष की आवाज़ उसके कान में पड़ी जो बोल रहा था कि वेलकम होम जाना, घर की याद आ गई तुम्हें? इवांशी धीरे से बोली, मोक्ष मैं अपनी मर्जी से नहीं गई थी सच्ची। बोलते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगी। मोक्ष एकदम से खड़ा होकर बोला, मुझे सुनाई नहीं दिया, कुछ बोल रही थी तुम? इवांशी उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, मैं। वो इतना बोलते ही वो रुक गई और वो अब तक मोक्ष के सामने आ चुकी थी। मोक्ष ने एकदम से इवांशी को कमर से पड़ते हुए अपने पास खींचा और झुककर उसके कान में बोला, तुम मुझे बिना बताए जिया के साथ एक ऐसी जगह पर गई थी जहां पर तुम्हारा जाना मुझे कभी मंजूर नहीं होगा, है ना? तुमसे मैंने कितनी बार कहा है कि अपनी जान को लेकर लापरवाहियां मत किया करो, बट तुम्हारे दिमाग में मेरी कोई बात घुसती नहीं है। इवांशी उसे देखकर बोली, पर इसमें मेरी क्या गलती? अगर मुझे जिया लेकर गई थी, उसने बोला था कि हम बाहर जाएंगे, टाइम पर वापस आ जाएंगे, और ना टाइम पर वापस आ गई। मोक्ष सार्कास्टिकली बोला, ये टाइम है तुम्हारे वापस आने का, जाना। तुम्हें रात को बाहर नहीं जाना है, तुम्हें पता है ना कि तुम्हें लेकर के मुझे बिल्कुल भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं है और मैं रात को तुम्हें बाहर जाने नहीं दे सकता। तुम काम पर जाओ, नो प्रॉब्लम, तुम लोगों के साथ रहोगी, लेकिन तुम ऐसी जगह पर जाती हो जहां पर तुम्हारा जाना भी सेफ नहीं है और जिया को तो मैं बताऊंगा। इवांशी झट से बोली, प्लीज उसे पर गुस्सा मत करना, वह ऑलरेडी गिल्टी फील कर रही है। और
मोक्ष बीच में बोला, उसे गिल्टी फील करना चाहिए जाना, उसे पता होना चाहिए कि कौन सी जगह जाने लायक होती है और कौन सी जगह नहीं। कौन था तुम दोनों के साथ? अगर कोई तुम्हें परेशान करता, कुछ भी करता तो क्या होता? वहां पर कितने बड़े लफंगे आते, तुम्हें आइडिया भी है? इवांशी सर झुकाते हुए बोली, मुझे नहीं आइडिया, मैं तो कभी गई नहीं। उसके बोलने का लहजा ऐसा था कि मोक्ष चाहकर भी उसे और डांट नहीं सकता था। उसने बिना कुछ बोले अपना सर झुकाकर इवांशी के गर्दन में अपना चेहरा छुपा लिया और गहरी सांस से लेने लगा। उसकी इस हरकत पर इवांशी के फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ चुकी थी, क्योंकि उसे समझ में आ चुका था कि मोक्ष अब उसे कुछ नहीं बोलने वाला। मोक्ष थोड़ी देर बाद बोला, तुम ठीक नहीं हो जाना। ये सुनते इवांशी की आंखें एकदम से बड़ी हो गई और वो कुछ पल के लिए फ्रीज हो गई। मोक्ष उससे दूर हुआ और वो उसकी बेबी ब्लू आइज में देखने लगा, जो खुद हैरानी से उसे देख रही थी। मोक्ष कुछ पल रुककर बोला, तुम्हें जाना बोलता हूँ मैं, पर तुम्हें याद है तुम्हें पहली बार मैंने इनोसेंट लैम्ब बोला था कि तुम हो, तुम वही हो? इवांशी धीरे से बोली, क्या क्या मतलब है तुम्हारा? मोक्ष ने एकदम से ग्लास कॉफी टेबल पर रखा और इवांशी को खुद से दूर करते हुए उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। इवांशी ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी, पर वो भी कुछ बोल नहीं सकती क्योंकि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मोक्ष कुछ पल रुककर बोला, देखने से ठीक लग रही हो, पर तुम सच में ठीक हो जाना। नहीं ना, तुम्हें पता है मुझे झूठ ना बिल्कुल नहीं पसंद है, और जब मेरी जाना झूठ बोलती है ना तो मन करता है कि। इतना बोलता वो रुका। उसने इवांशी का एकदम से अपने पास खींच लिया। इवांशी ने मोक्ष के सीने पर अपना हाथ रखा और वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगी। इस वक्त वो मोक्ष की बढ़ी हुई धड़कनों को साफ महसूस कर सकती थी, जब किसी वजह से बढ़ी थी। वो सोचकर भी इवांशी का दिमाग खराब हो रहा था। इवांशी धीरे से बोली, मोक्ष क्या हुआ है? मैंने कुछ नहीं किया, मतलब मैं। मोक्ष बीच में बोला, रिलैक्स जाना, मैं तुम्हें कुछ बोल ही नहीं रहा, जस्ट रिलैक्स, कम डाउन, ओके। बोलते हुए वो अपने दूसरे हाथ से उसका गाल सहलाने लगा था। इवांशी ने न चाहते हुए भी अपनी आंखें बंद कर ली। वह जो सोच रही थी उसके सच होने का डर भी उसे परेशान करने लगा था, जो उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। मोक्ष अचानक से बोला, कितना अच्छा होता है ना जाना जब लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब प्रॉब्लम आती है तो फिर हस्बैंड एंड वाइफ साथ मिलकर सॉल्व करते हैं ना। लेकिन तुम तो अलग ही चलना चाहती हो। ये सुनते इवांशी ने अपनी आंखें खोली और वह नम आंखों से उसे देखने लगी। वो धीरे से बोली, आई एम सॉरी। मोक्ष अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, सॉरी फॉर व्हाट जाना? इवांशी धीरे से बोली, आई एम रियली सॉरी प्लीज। बोलते हुए उसकी आंख से एक कतरा आंसू बह गया। मोक्ष ने कुछ पल इवांशी के चेहरे को देखा और अगले ही पल वो उससे दूर हो गया। इवांशी लाचारी से उसकी तरफ देख रही थी, उसकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। मोक्ष हल्का सा हंस कर बोला, तुम रो क्यों रही हो जाना? रोने से क्या होता है? गलतियां चेंज नहीं होती, जो चीज़ हो चुकी है वो नहीं बदली जा सकती और तुम्हारी हरकतें नहीं सुधर सकती, राइट? इवांशी कुछ बोलने वाली थी कि तभी मोक्ष ने एकदम से कॉफी टेबल को एक लात मारा, जिस वजह से कॉफी टेबल हल्का सा खिसक गई। उसके ऊपर रखा हुआ गिलास टूटकर नीचे गिर गया। इवांशी ने उसे टूटे हुए गुलाब की तरफ देखा और फिर वापस मोक्ष की तरफ देखा, जो बिना किसी भाव के उसे देख रहा था। इवांशी चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी मोक्ष को देख रही थी। तभी मोक्ष ने उसका हाथ पकड़कर उसे सिंगल सोफे पर बैठाया और खुद उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। मोक्ष ने इवांशी का हाथ पकड़ा और उसकी उंगलियों से खेलते हुए बोला, यू नो आई लव यू जाना, आई रियली लव यू। फिर तुमने कैसे सोचा कि मुझसे छुपाओगी और मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? तुम्हें लेकर मैं किस लेवल पर केयरफुल रहता हूँ तुम्हें पता है या नहीं पता? इवांशी धीरे से बोली, आई एम सॉरी, मुझे नहीं समझ में नहीं आ रहा था, मैं चुप नहीं रहने वाली थी। मैं तुम्हें बताने वाली थी बट नहीं समझ में आ रहा था कैसे बताऊं, ये मुझे डर लग रहा था। ये सुनते ही मोक्ष हल्का सा मुस्कुराया और इवांशी की आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हें तब डर नहीं लगेगा जाना जब तुम अकेले ये सारी चीज़ हैंडल करोगी, या तब डर नहीं लगेगा जब तुम्हें किसी अपने की ज़रूरत होगी और तुमने बताने की ज़रूरत नहीं समझा तो कोई तुम्हारा साथ कैसे दे? इवांशी बिना कुछ बोले अपनी आंसू भरी आंखों से उसे देखने लगी थी।
मोक्ष ने सोफे के कोने में रखा हुआ एक पेपर उठाया और उसने इवांशी के हाथ में वो रख दिया। वह पेपर उसकी असली रिपोर्ट थी जिसमें ब्लड कैंसर पॉजिटिव था। विला। उसे रिपोर्ट को देखते ही इवांशी की आंखों से लगातार आंसू बहने लगे थे। मोक्ष बिना किसी भाव से उसकी तरफ देख रहा था। इवांशी धीरे से बोली, आई एम सॉरी। मोक्ष बिना किसी भाव के बोला, सॉरी फॉर वॉट जाना? इतनी बड़ी बात छुपाने के लिए या फिर ये सोचने के लिए कि तुम खुद सब कुछ डील कर लोगी और मुझे पता नहीं चलेगा? ये सुनते इवांशी ने अपनी नज़र उठाकर मोक्ष की तरफ देखा। वो अपनी आंसू भरी बेबी ब्लू आंखों से उसे देख रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो मोक्ष को हग करके रोए, लेकिन मोक्ष की आंखों में गुस्सा नजर आ रहा था और वो गुस्से में उसके पास नहीं जाना चाहती थी। मोक्ष ने इवांशी के गाल पर हाथ रखा और उसकी आंखों में देखकर बोला, तुमने सोच लिया कि मुझे पता नहीं चलेगा? तुम्हें ये लग गया कि तुम्हारा अलग सा बिहेवियर, तुम्हारी हरकतें, तुम्हारी आंखें मुझे छुप जाएगी? इवांशी माथुर, तुम झूठ नहीं बोल सकती मुझसे कभी नहीं, और ये कोई मजाक नहीं है जो तुम छुपाओगी तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। इट्स ऑल अबाउट योर लाइफ डैम इट। इवांशी रोते हुए बोली, मुझे नहीं समझ में आ रहा था मैं तुम्हें कैसे बताऊं। मैं खुद भी शांत, मतलब सब कुछ बहुत अजीब सा था। जब मैंने रिपोर्ट देखी थी मैं बिल्कुल सुन पड़ चुकी थी। उसके बाद मैंने रिपोर्ट बदली क्योंकि मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि जब तुम्हें पता चलेगा तो तुम कैसे। मोक्ष बीच में बोला, अभी मैं कैसे रिएक्ट करूं जाना? ये सुनते इवांशी बिल्कुल चुप हो गई और वो मोक्ष को देखने लगी। मोक्ष उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हें लगा कि मोक्ष मलिक पागल जैसा बिहेव करेगा, पूरे हॉस्पिटल को सर पर उठा लेगा, डॉक्टर को मारने की धमकी देगा, फिर तुम्हें कुछ बोलेगा? तुम यही सोच रही थी ना? उसकी बात का इवांशी कोई जवाब नहीं दे पाई क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिमाग में यही था कि मोक्ष ऐसी ही हरकतें करेगा। मोक्ष गहरी सांस लेकर बोला, जाना एम मोक्ष मलिक, सिचुएशन की सीरियसनेस को समझता हूँ मैं। ओके, तुम्हारे सामने ऐसा बनता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गवारों वाली हरकतें करूँ मैं। आई एम नॉट लाइक दिस। और ये इतना बोलते वो रुका और उसने एक बार रिपोर्ट को देखा। मोक्ष ने वो रिपोर्ट कॉफी टेबल पर रखी और फिर इवांशी के हाथ पर किस करके बोला, आई लव यू जाना, आई रियली डू। इवांशी धीरे से बोली, आई लव यू, पर इससे आगे वो कुछ बोल पाती कि मोक्ष ने उसके होठों पर उंगली रखकर उसे चुप कर दिया। मोक्ष उसकी आंखों में देखते हुए बोला, कुछ नहीं, इसके आगे कुछ भी नहीं। ये सुनते ही इवांशी एकदम से आगे बढ़कर मोक्ष को हग करके जोर जोर से रोने लगी। पिछले 24 घंटे से उसने खुद को संभाल रखा था और अब वो खुद को और काबू नहीं कर सकते थे। इवांशी के आंसू मोक्ष के शर्ट को भिगाए जा रहे थे। वो जोर जोर से रो रही थी। वही मोक्ष बिना कुछ बोले सामने देख रहा था। उसने इवांशी को चुप करने की कोई कोशिश नहीं की थी। कैसे संभालता वो इवांशी को जब वो खुद टूट रहा था? कैसे दिलासा देता वो इवांशी को जब उसे नहीं समझ में आ रहा था कि वो इस चीज़ से डील कैसे करे? हाँ, ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन कैसे संभालता है वो खुद को जब उसकी जाना की जिंदगी पर बात आ चुकी थी। मोक्ष धीरे से बोल, क्या मिल गया तुम्हें छुपाकर जाना? ठीक हो गई तुम? इवांशी रोते हुए बोली, आई एम सॉरी मोक्ष, आई एम रियली सॉरी। मैं तुमसे नहीं छुपाना चाहती थी, मैं तुम्हें खुद बताने वाली थी, प्रिपेयर कर रही थी खुद को कि कैसे बोलेगी। मुझे डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा डर। ये सुनते मोक्ष ने एकदम से इवांशी के ऊपर अपनी पकड़ मजबूत कर दी। ऐसा लग रहा था कि अभी इवांशी उसकी बाहों से गायब हो जाएगी और मोक्ष उसे गायब नहीं होने देना चाहता था। इवांशी से दूरी भी उसका दिमाग खराब कर रही थी और अब ब्लड कैंसर ऐसी चीज़ थी जिसके नाम से ही लोग डर जाते थे और यहाँ पर उसकी जाना उस बीमारी में फंस चुकी थी। मोक्ष धीरे से बोला, जाना। इवांशी रोते हुए बोली, आई एम सॉरी। मोक्ष ने उसे खुद से दूर किया और वो चुपचाप उसके आंसुओं को साफ करने लगा। मोक्ष कुछ पल रुककर बोला, चलो मेरे साथ, बोलकर वो खड़ा हुआ और फिर इवांशी का हाथ पकड़कर वो सीधे ऊपर ले गया। बेडरूम में पहुंचते ही मोक्ष इवांशी को बालकनी की तरफ ले गए। वहीं इवांशी कंफ्यूजन फिर से देख रही थी। मोक्ष चांद की तरफ देखते हुए बोला, अच्छा लग रहा है ना? इवांशी कुछ पल रुककर बोली, तुम ऐसे कैसे? वो अभी बोली नहीं थी कि तभी मोक्ष ने उसे एकदम से अपने पास खींचा और उसे पीछे से हग करते हुए बोला,
अच्छा लग रहा है कि नहीं? इवांशी चांद की तरफ देखकर बोली, अच्छा लग रहा है। मोक्ष उसके कंधे पर अपने होंठ टिकाकर बोला, बिल्कुल तुम्हारी तरह। बोलते हुए वो दूसरे हाथ की उंगलियों से इवांशी के कंधे को लगातार सहलाए जा रहा था। थोड़ी देर बाद इवांशी उससे बोली, मुझे नहीं अच्छा लग रहा। ये सुनते मोक्ष हल्का सा मुस्कुराया और उसे अपनी तरफ घुमाकर बोला, तो झूठ क्यों बोल रही थी? तुम्हारी ये झूठ बोलने की आदत ना जाना बहुत गंदी है। आई डोंट लाइक इट। इवांशी ने कुछ पल उसे देखा और फिर अचानक से बोली, मोक्ष अगर मुझे कुछ हो गया। मोक्ष बीच में ही बोला, ब्लड कैंसर है, खुद यमराज आकर तुम्हारे रिपोर्ट पर नहीं बैठा है जो कि तुम्हें कुछ हो जाएगा। ये सुनते ही ना चाहते हुए भी इवांशी को हल्की सी हंसी आ गई। मोक्ष उसे अपने सीने से लगाते हुए बोला, तुम्हारा मोक्ष ना जाना अगर यमराज तुम्हारी रिपोर्ट पर आकर बैठेगा बिना तो उसे खाना पीना खिलाकर वापस भेज देगा। डोंट वरी ओके। बोलकर उसने इवांशी के सर पर हल्की से किस कर ली। वही मोक्ष की बातें सुनते हुए इवांशी को ऐसा लग रहा था कि वो उसे कुछ भी नहीं होने देगा, वो उसे हमेशा बचा लेगा। इवांशी ने बिना कुछ बोले अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर ऐसे ही रहने के बाद मोक्ष इवांशी को अंदर लेकर गया। इवांशी कुछ पल रुककर बोली, क्या सोच रहे हो तुम? बोलते हुए वो अपनी हल्की लाल आंखों से मोक्ष को देख रही थी। मोक्ष उसे देखकर बोला, जाना सोना है तुम्हें, सुबह उठना है तुम्हें, ऑफिस जाना है, काम बहुत है। फ्री नहीं हो तुम जो पूरी रात जाकर टाइम पास करो, और अगर टाइम पास करना हो तो बोलो नेटफ्लिक्स। इवांशी बीच में बोली, मोक्ष प्लीज। बोलकर वो बेड पर बैठ गई और कुछ सोचने लगी। तभी मोक्ष ने उसे बेड पर ललिटाया और खुद उसके पास लेटते हुए बोला, स्लिप जाना बहुत काम है तुम्हें कल। इवांशी ने कुछ पल उसे देखा और फिर वो बिना कुछ बोले उसके सीने से लग गई। मोक्ष बिना कुछ बोले उसके बालों में अपनी उंगलियां चल रहा था। थोड़ी देर में इवांशी की आंख लग चुकी थी। उसके सोते ही मोक्ष ने एक गहरी सांस ली और फिर इवांशी को अच्छे से ब्लैंकेट से करके वो वापस नीचे चला गया। सोफे के पास पहुंचते ही मोक्ष के कदम हल्के से लड़खड़ाए और वो सीधे सोफे पर गिर गया। उसने इवांशी की मेडिकल रिपोर्ट उठाई और फिर उसे ब्लड कैंसर पॉजिटिव को गौर से देखने लगा। अगला दिन इवांशी के जैसे ही आंखें खोली उसने अपनी नज़र चारों तरफ घुमाई पर मोक्ष वहां पर कहीं भी नहीं था। वो खुद से बोली, मोक्ष कहाँ पर चला गया? बोलकर इवांशी जल्दी से बेड से उठकर नीचे गई और हाल में पहुंचती है उसके कदम रुक गए क्योंकि मोक्ष हाल में सोफे पर बैठा बैठा ही सो गया था। उसके हाथ में इवांशी की मेडिकल रिपोर्ट की और साथ में लैपटॉप रखा हुआ था। इवांशी धीमे कदमों से उसके पास बढ़ गई। अभी तक सारे नौकर वहां पर आ चुके थे और किसी ने भी मोक्ष को डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं की थी। इवांशी मोक्ष के पास बैठ गई और फिर एकदम से उसकी नज़र लैपटॉप पर स्क्रीन की तरफ चली गई और वो कुछ सोचने लगी। उसके लैपटॉप स्क्रीन पर एक आर्टिकल खुला हुआ था जो कि ब्लड कैंसर पेशेंट के आर्टिकल्स थे। इवांशी खुद से बोली, मेरी वजह से तुम खुद को टॉर्चर करने वाले हो। तभी उसके कानों में मोक्ष की आवाज़ पड़ी जो कि बोल रहा था कि इसे टॉर्चर नहीं प्यार कहते हैं, जाना तुम्हारा दिमाग खराब है जो तुम टॉर्चर और प्यार में फ़र्क नहीं जानती। ये सुनते इवांशी ने एकदम से मोक्ष को देखा और हैरानी से बोली, व्हाट द हेल मोक्ष, तुम्हारी आंखें लाल हो चुकी है, तुम्हें सोना नहीं होता है क्या? मुझे सुलाने के बाद तुम खुद ऐसी हरकतें कर रहे हो। बोलकर उसने लैपटॉप बंद किया और फिर खड़ी हो गई। मोक्ष कुछ बोल पाता तभी इवांशी उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर बोली, अब तुम खड़े हो जाओ, तुम्हें नींद लेनी है, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकती, तुम मेरे चक्कर में खुद को क्यों बीमार कर रहे हो? मोक्ष खड़ा होकर बोला, शट अप जाना। बोलकर उसने कुछ पल इवांशी को देखा और फिर ऊपर चला गया। उसके जाते इवांशी बेड पर बैठकर उसने लाचारी से अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं दूसरी तरफ जिया हॉस्पिटल में रूहान की रिपोर्ट्स लेने आई थी। वो उसकी रिपोर्ट लेकर जाने वाली थी कि तभी उसकी नज़र एक डॉक्टर पर गई। वो उसे डॉक्टर के पास जाकर बोली, हेलो डॉक्टर, मैं जिया रूहान की बहन। वो डॉक्टर बीच में बोली, मैंने आपको इवांशी माथुर के साथ देखा था। जिया कुछ पल रुककर बोली, हाँ वो एक्चुअली वो मेरे दोस्त की वाइफ है और मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। क्या हुआ, इज एवरीथिंग ऑलराइट? डॉक्टर कुछ पल रुककर बोली, आई थिंक मुझे आपको बता देना चाहिए।
क्योंकि इवांशी ने अपने रिपोर्ट्स चेंज करने की कोशिश की थी। जिया कंफ्यूजन से बोली, रिपोर्ट? डॉक्टर कुछ पल रुक कर बोले, मेरे साथ चलिए। बोलकर डॉक्टर सीधे अपने केबिन की तरफ बढ़ गई और जिया भी उनके पीछे चली गई। कुछ ही पल में वो दोनों डॉक्टर के केबिन में थे। डॉक्टर ने एक फाइल टेबल पर रखी और जिया को देखकर बोली, इवांशी माथुर की रिपोर्ट चाहिए, आप खुद देख सकती हैं। और उन्हें बता दीजिए कि ऐसे रिपोर्ट चेंज करने से बीमारी खत्म नहीं हो जाती। डॉक्टर के मुंह से बीमारी सुनते ही जिया कुछ पल के लिए रुकी, पर उसने जल्दी से फाइल खोली और फिर रिपोर्ट देखने लगी। कुछ ही पल में उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसके हाथ से रूहान का रिपोर्ट छूटकर नीचे गिर गई। जिया धीरे से बोली, डॉक्टर ये ब्लड कैंसर। आर यू सीरियस? डॉक्टर गहरी सांस लेकर बोली, आई एम वेरी मच सीरियस। 2 बार ब्लड टेस्ट किया है। उनके पहली बार में चीज़ नॉर्मल थी, बट मुझे कुछ डाउट हुआ था तो ये सारे टेस्ट करवाएं और अब ये चीज़ निकली है। आप एक बार इवांशी को बोल दीजिएगा कि वो अपने हस्बैंड के साथ हॉस्पिटल आ जाए। उनकी बात से जिया एकदम से होश में आकर बोली, ओके थैंक यू डॉक्टर। बोलकर उसने रूहान की रिपोर्ट उठाई और फिर इवांशी की फाइल लेकर तुरंत वहां से निकल गई। इधर इवांशी बेड पर बैठी हुई थी और वो अपने फ़ोन की तरफ देखते हुए कुछ सोच रही थी। सुबह से मोक्ष और उसके बीच कोई नॉर्मल बात नहीं हुई थी। ऐसा लग रहा था कि मोक्ष उसे इग्नोर कर रहा था और इवांशी उसकी कंडीशन अच्छे से समझ रही थी। उसे पता था कि ये चीज़ होगी, दर्द उसका होगा, लेकिन ट्रॉमा मोक्ष को होगा। इवांशी बस अपने फ़ोन में खोई हुई कुछ सोच रही थी कि तभी मोक्ष उसके सामने आकर बोल, लेट्स गो जाना। बोलकर उसने इवांशी का हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया। इवांशी कुछ पल रुककर बोली, कहाँ जाना है? बोलते हुए तो कंफ्यूजन से मोक्ष को देखने लगी। मोक्ष के हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला, हॉस्पिटल जाना है। इवांशी अपना हाथ छुड़ाकर बोली, मोक्ष एक बार मेरी बात। मोक्ष बीच में बोला, चुप 1 सेकंड। बोलकर उसने इवांशी का हाथ अपने हाथ में लिया और उसके हाथों को गौर से देखने लगा। जिस कलाई को मोक्ष ने अभी पकड़ा था वो लाल हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि बहुत कसकर किसी ने पकड़ा, लेकिन मोक्ष ने इतने कसकर इवांशी को कभी नहीं पकड़ा। इवांशी एकदम से अपना हाथ पीछे खींचकर बोली, चले। मोक्ष गहरी सांस लेकर बोला, नथिंग। बोलकर उसने इवांशी का हाथ पकड़ा और फिर वो तुरंत उसे लेकर वहां से निकल गया। मोक्ष बहुत आराम से इवांशी के साथ डील कर रहा था, मानो वो कोई कांच की गुड़िया हो, और ये चीज़ इवांशी को परेशान कर रही थी। उसे नहीं अच्छा लग रहा था मोक्ष का ये बिहेवियर। वो उसे आंखें नहीं मिला रहा था, उसे ढंग से बात नहीं कर रहा था। बीमारी का तो पता नहीं, लेकिन मोक्ष का ये बिहेवियर उसे हट कर रहा था। लेकिन वो जानती थी कि मोक्ष भी मजबूर है, वो खुद को संभाले बैठा है क्योंकि उसे कोई नहीं संभाल सकता। इस वक्त वो दोनों गाड़ी में बैठे बैठे और इवांशी बार बार मोक्ष को देख रही थी। मोक्ष ने एकदम से गाड़ी रोकी और चिल्ला कर बोला, क्यों देख रही हो तुम मुझे बार बार? इवांशी उसे देखते हुए बोली, सेम क्वेश्चन फॉर यू, क्यों इग्नोर कर रहे हो तुम मुझे बार बार? मोक्ष अपनी नज़र चुराते हुए बोला, किसने बोला मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा हूँ? लिसन जाना, आई एम नॉट इग्नोरिंग यू, मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर सकता। इवांशी उसके गाल पर हाथ रखकर बोली, सच में? बोलते हुए उसने मोक्ष का चेहरा अपनी तरफ किया और उसकी आंखों में देखने लगी। मोक्ष की आंखों में देखते हुए अनजाने में ही इवांशी की आंख से एक कतरा आंसू बह गया। मोक्ष ने उसका हाथ हटाया और फिर सामने देखते हुए वापस ड्राइविंग करने लगा। मुंबई इंडिया हॉस्पिटल में इवांशी और मोक्ष इस वक्त डॉक्टर के केबिन में बैठे बैठे, और डॉक्टर वहां पर नहीं। टीम इस वक्त वो लोग जिस डॉक्टर के पास आए थे वो कैंसर स्पेशलिस्ट दिशा रावल थी। इवांशी की नज़र बार बार मोक्ष की तरफ जा रही थी, जो कि अपनी उंगलियों को टेबल पर टैप किए जा रहा था और इधर उधर देख रहा था। इवांशी एकदम से उसका हाथ पकड़कर बोली, रिलैक्स। मोक्ष उसे देखकर बोला, मैं तो रिलैक्स हूँ जाना, तुम पैनिक कर रही हो। बोलते हुए उसने इवांशी का हाथ काश पर पकड़ लिया था। इवांशी धीरे से बोली, मुझसे झूठ बोल रहे हो या फिर खुद से सच छुपाने की कोशिश कर रहे हो? ये सुनते मोक्ष उसे देखने लगा था, पर वो कुछ बोला नहीं। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे कि तभी दिशा अंदर आते हुए बोली, हेलो मिस्टर मलिक। हेलो मिसेस मलिक।
बोलते हुए दिशा अपनी चेयर पर बैठ गई। दिशा ने एक बार इवांशी को देखो और फिर वो उसके रिपोर्ट चेक करने लगी। इवांशी ने एक गहरी सांस ली और उसने मोक्ष का हाथ कसकर पकड़ लिया। वो मोक्ष के हथेली पर पसीना साफ महसूस कर सकती थी। उसे पता था कि उसकी हालत जितनी खराब थी उसे कहीं ज्यादा परेशान मोक्ष हो रहा था। वो बोल नहीं रहा था, चेहरे पर दिख नहीं रहा था, पर उसकी प्रॉब्लम वो साफ समझ रही थी। थोड़ी देर बाद दिशा ने इवांशी की फाइल बंद की और फिर मोक्ष को देखकर बोली, मिस्टर मलिक, फर्स्ट ऑफ जो आपकी वाइफ लकी है कि बहुत जल्दी अचीव सामने आ गई, अर्ली स्टेज है, जान बचाई जा सकती है। ये सुनते ही एक राहत की सांस ली और वो इवांशी को देखने लगा। दिशा फिर से बोली, मेडिसिन फ्री नहीं होगी और कीमोथेरेपी भी देनी पड़ेगी। इवांशी धीरे से बोली, कीमोथेरेपी? बोलते हुए उसकी आंखें नम हो चुकी थी। कैंसर जैसी चीज के बारे में ऑलमोस्ट हर इंसान जानता था, बच्चा बच्चा जानता था। तो इवांशी को भी पता था कि कीमोथेरेपी में क्या होता था और उसके दिमाग में इस वक्त अपने बालों को लेकर के ही बात चल रही थी, पर वो मोक्ष के सामने ज्यादा परेशान नहीं होना चाहती थी। दिशा इवांशी को देखते हुए बोली, रिलैक्स मिसेज मलिक, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। 3 से 6 महीने का पूरा टाइम पीरियड होता है, लेकिन अगर आप रिकवर होने लगी तो फिर हो सकता है सब कुछ जल्दी से हो जाए। इट्स अर्ली स्टेज, 2 हफ्ते में एक बार इंजेक्शन लगेगा। मेडिसिन टाइम टू टाइम लेनी पड़ेगी। बहुत ध्यान रखना पड़ेगा मिस्टर मलिक, स्पेशली आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मोक्ष कुछ पल रुककर बोला, ओके डॉक्टर, आई अंडरस्टैंड। दिशा कुछ पल रुककर बोली, 50-50% चांस होते हैं मिस्टर मलिक, कैंसर वापस भी आ सकता है, बट अगर मिसेज मलिक बचे हुए 50% में से हुई तो सब कुछ नॉर्मल हो सकता है, पहले जैसा। इवांशी कुछ पल रुककर बोली, ओके डॉक्टर रावल, थैंक्स, एक्सक्यूज मी। बोलकर वो उठकर बाहर चली गई। मोक्ष ने एक बार दिशा को देखा और फिर वो भी इवांशी के पीछे चला गया। बाहर आते मोक्ष की नज़र इवांशी की तरफ चली गई, जो कि दीवार से टिकी हुई अपनी आंखें बंद किए गहरी सांस ले रही थी। मोक्ष उसके सामने जाकर रुका और धीरे से बोला, जाना। ये सुनते इवांशी ने अपनी आंखें खोली और वो आंसू भरी आंखों से मोक्ष की तरफ देखने लगी। अब उससे कंट्रोल नहीं हो रहा था, उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। वो चाहकर भी खुद को रोक नहीं पा रही थी। मोक्ष ने बिना कुछ बोले उसे अपने सीने से लगा लिया और इसी के साथ इवांशी धीरे धीरे रोने लगी। मोक्ष उसकी पीठ सहलाते हुए बोला, रिलैक्स जाना, डॉक्टर रावत ने बोला ना कि तुम ठीक हो सकती हो, अर्ली स्टेज है, राइट, जस्ट रिलैक्स, ओके मैं हूं ना। इवांशी रोते हुए बोली, तुम हो, पर अगर कुछ हो गया तो मोक्ष मुझे नहीं पता, मुझे डर लग रहा है। आई एम सॉरी, मैं अपने साथ साथ तुम्हें भी डरा रही हूँ, लेकिन कीमोथेरेपी मुझे नहीं लगी। ये सुनते मोक्ष ने उसे आप खुद से अलग किया और उसकी आंखों में देखकर बोला, व्हाट डिड यू से? इवांशी धीरे से बोली, कोई थेरेपी में। मोक्ष बीच में चिल्लाकर बोला, जस्ट शट अप जाना, खबरदार अगर तुमने अपनी हेल्थ को लेकर कोई मजाक करने की कोशिश की, बस बहुत हो गया। आई विल नॉट टॉलरेट इट, कहा था ना मैंने तुमसे, तुम्हारी जान के लिए मुझे तुमसे भी लड़ना पड़े, तुम्हें सजा देनी पड़े तो मुझे मंजूर है, नो प्रॉब्लम। चाहती हो कि मैं कुछ करूं? ये सुनते ही इवांशी ने बिना कुछ बोले मोक्ष के सीने में अपना सर छुपा लिया और वो धीरे धीरे सिसकने लगी। मोक्ष बिना कुछ बोले उसके बालों में अपनी उंगलियां चल रहा था। तभी दिशा बाहर आई। वो मोक्ष को देखकर धीरे से बोली, प्रिस्क्रिप्शन रखा है मैंने, वो ले लीजिएगा और मेडिसिन ले लीजिएगा। मेडिसिन स्टार्ट करिए, परसों कीमोथेरेपी का पहला सेशन होगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी। बोलकर डॉक्टर दिशा वहां से चली गई। इवांशी धीरे से बोली, मोक्ष, कीमोथेरेपी नहीं, सब खत्म हो जाएगा। मोक्ष के ऊपर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला, सब शुरू होगा जाना। ये सुनते इवांशी ने लाचारी से अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि वो भी जानती थी कि उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। थोड़ी देर बाद मोक्ष इवांशी को लेकर हॉस्पिटल से निकल चुका था। वो दोनों गाड़ी में बैठे हुए थे। मोक्ष ड्राइविंग कर रहा था और इवांशी चुपचाप बाहर देख रही थी। पहली बार उनके साथ ऐसा हो रहा था कि वो दोनों साथ थे, लेकिन उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। दिल में लाखों बातें थी, लेकिन जुबान पर सिर्फ खामोशी का पहरा था। थोड़ी देर बाद मोक्ष ने एक जगह पर गाड़ी रोक। इवांशी ने एक बार मोक्ष को देखा और फिर उसने बाहर देखा।
इस वक्त वो एक फूलों की दुकान के सामने थे। इवांशी धीरे से बोली, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। मोक्ष उसे देखकर बोला, तुमसे पूछा किसने, लाल बंदरिया कहीं की। ये सुनते इवांशी ने एकदम से मोक्ष की तरफ देखा। वो कुछ बोल पाती उससे पहले मोक्ष गाड़ी से उतरकर सीधे शॉप की तरफ चला गया। इवांशी खुद से बोली, उसने इस सिचुएशन मुझे लाल बंदरिया बोला। आओ तुम मोक्ष मालिक, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। बोलकर वो अपने दोनों हाथ बंधे मोक्ष का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद मोक्ष वापस आकर ड्राइविंग सीट पर बैठा और उसने फूल इवांशी के गोद में रख दिए। इवांशी ने एक नज़र फूलों को देखा और फिर मोक्ष को देखकर बोली, तुमने मुझे लाल बंदरिया बोला। एलिगेटर कहीं के, खुद तो इतने बड़े राक्षसों एलिगेटर और मुझे लाल बंदरिया बोलते हो। अगर मैं तुम्हें लाल बंदरिया दिखती तो मेरे साथ हो क्यों? तुम जाकर किसी और को ढूंढ लो, किसी चंपा चमेली को। मोक्ष कुछ पल रुककर बोला, जाना अगर चंपा चमेली हुई तो मेरे जैसे एलिगेटर तो उसे खाकर खत्म कर देगा। इवांशी धीरे से बोली, खाकर खत्म कर देगा, खाने की बात का क्या मतलब है? मोक्ष धीरे से बोला, जाना तुम्हारा दिमाग कितना गंदा है। बोलकर वो सामने देखने लगा। इवांशी मुंह बनाते हुए बोली, हाँ, जैसे तुम्हारा दिमाग तो गंगा से धुला हुआ है। इतना पवित्र है कि तुम्हारे दिमाग की पवित्रता देख करके मेरा मन करता है कि मैं। मोक्ष बीच में बोला, तुम्हारा मन करता है कि तुम खाना खाकर आराम करो। इवांशी धीरे से बोली, व्हाट? बोलकर उसने एकदम से मोक्ष को देखा। मोक्ष उसकी उंगलियों से अपनी उंगलियां इंटरवेंट करते हुए बोला, तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है समझने के लिए। इवांशी धीरे से बोली, खुद के अंदर तो इतना दिमाग है जैसे पीएचडी करके बैठे हैं। बोलकर वो बाहर देखने लगी। इवांशी की नज़र अचानक से फूलों पर गई और उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान तैर गई। विला। मोक्ष इवांशी को गोद में उठाकर सीधे बेडरूम में लेकर गया और उसने इवांशी को बेड पर बैठा दिया। इवांशी मोक्ष को देखकर बोली, तुम मुझे ऐसे क्यों ट्रीट कर रहे हो जैसे मैंने जमीन पर पैर रखा तो मैं टूटकर। मोक्ष बीच में बोला, शट अप, जाना, ऐसे बकवास नहीं करते। बोलकर वो खुद इवांशी के पास बैठ गया और उसे गौर से देखने लगा। इवांशी कुछ पल रुककर बोली, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? मोक्ष धीरे से बोला, सोच रहा हूं कि कहां से शुरू करूं। इवांशी हल्का सा मुस्कुराकर बोली, कहीं से भी शुरू करो, क्या फर्क पड़ता है? मोक्ष उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, किसने बोला फर्क नहीं पड़ता, बहुत फर्क पड़ता है। अब तुम ये सब छोड़ो, तुम्हें खाने पीने का पूरा ध्यान रखना है, जाना, सिर्फ कुछ महीनों की बातें, उसके बाद तो सब कुछ नॉर्मल होता है ना। उद्धरण चिन्ह। तो तुम्हें इन कुछ महीनों में अपना अच्छे से ध्यान रखना और हेल्दी खान की आदत डालो ताकि बाद में भी तुम्हारी वो आदत ना जाए। इवांशी बिना कुछ बोले चुपचाप मोक्ष की तरफ देख रही थी। तभी मोक्ष खड़ा होकर बोला, मैं जाकर नीचे तुम्हारे खाने पीने की एक अच्छी सी लिस्ट स्टडी कर दूं कि तुम क्या खाओगी, क्या नहीं खाओगी, और मैं ट्राई करूंगा कि ज़्यादातर वर्क फ्रॉम होम हो क्योंकि तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। उद्धरण चिन्ह। जिया वहाँ पर सारी चीज़ हैंडल कर लेगी और रूहान भी ऑलमोस्ट वर्क फ्रॉम होने कर रहा है, तो मैं हफ्ते में एक बार ऑफिस जाऊंगा, बाकी दिन में घर पर रहूंगा। और वो अभी बोल ही रहा था कि तभी इवांशी ने एकदम से उसका हाथ पकड़ लिया। मोक्ष फिर से बोला, तुम्हें फ्लावर्स बहुत अच्छे लगते हैं ना, जाना तो फिर हम क्या करेंगे कि हम पूरे बेडरूम में ना हर तरफ फ्लावर्स रखेंगे, तुम्हारे फेवरेट भी रखेंगे और जो मुझे पसंद है उसे हम एक तरफ करेंगे। ओके, आई मीन मुझे कुछ ज़्यादा नहीं पसंद तो। इवांशी बीच में बोली, मोक्ष प्लीज़। मोक्ष गहरी सांस लेकर बोला, जाना, तुम्हें मेडिसिन्स नहीं पसंद, लेकिन मेडिसिन जब लो तो उसके बाद कुछ मीठे के लिए ऐसा रखना पड़ेगा जो तुम्हारी हेल्थ को भी इफ़ेक्ट ना पड़े और वो नॉर्मल रहे। मैं एक बार डॉक्टर रावल से बात करूंगा कि तुम्हारे खाने पीने में कौन सी चीज़ इंक्लूड करनी और कौन सी एक्सक्लूड। इवांशी खड़ी होकर बोली, मोक्ष तुम मेरी बात नहीं सुन रहे। मैं। मोक्ष बीच में बोला, तुम खड़ी क्यों हो रही हो? किसने बोला तुम्हें खड़ी होने के लिए? लाल बंदरिया की तरह कूदने की जरूरत नहीं है, चुपचाप बैठो। बोलकर उसने इवांशी को बैठा दिया। इवांशी चिल्लाकर बोली, आई सेड स्टॉप इट मोक्ष। ये सुनते ही मोक्ष एकदम से रुक गया और वो इवांशी की तरफ देखने लगा। इस वक्त उसकी आंखें हल्की लाल थी। इवांशी धीरे से बोली,
बस करो, कितना टॉर्चर करोगे खुद को? ना तो कुछ बोल रहे हो ना मुझे समझने दे रहे हो। चाहते क्या हो? गुड नाइट। तुम्हें तुम्हारी आंखें दिख रही है, मुझे भी समझ में आता है कि तुम क्या फेस कर रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम ऐसे बीएफ करोगे, मुझे दर्द हो रहा है। मोक्ष एकदम से उसके पास बैठकर बोला, कहाँ दर्द हो रहा है तुम्हें? इवांशी ने बिना कुछ बोले मोक्ष का हाथ अपने दिल वाली जगह पर रखा और उसकी आंखों में देखकर बोली, यहाँ दर्द हो रहा है तुम्हें देखकर? प्लीज ऐसे रिएक्ट करना बंद करो, मुझे नहीं देखी जा रही तुम्हारी ये हालत। मैं खुद को कैसे संभालूं अगर मेरा मोक्ष ऐसी हालत में होगा? मुझे ऐसा फील हो रहा है कि तुम मेरी वजह से खुद को टॉर्चर। वो अभी बोली रहती है कि तभी मोक्ष ने उसके होठों पर उंगली रखकर उसे चुप कर दिया। इवांशी चुपचाप मोक्ष की आंखों में देखने लगी। तभी मोक्ष धीरे से बोला, टॉर्चर नहीं है ये, जाना कोई टॉर्चर नहीं है। मुझे तुम्हें ठीक करना है और इसके लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगा। तुम्हारे होठों पर वही मुस्कान देखनी है। तुम्हें वापस पहले जैसा बनना है, बिना इस डर के कि कुछ हो जाएगा। आई वॉन्ट कि तुम पूरी तरीके से ठीक हो। बोलते हुए उसने इवांशी का चेहरे को अपने हाथों में भर लिया और उसकी आंखों में देखते हुए वो उसे ये बातें बोल रहा था। इवांशी धीरे से बोली, और तुम्हारा क्या होगा? मैं नहीं देख पाऊंगी तुम्हें ऐसे। मोक्ष गहरी सांस लेकर बोला, जाना किस मी प्लीज। ये सुनते इवांशी ने बिना एक पल गवाए अपने होंठ मोक्ष के होंठ पर टिका लिए। वो दोनों एक दूसरे को धीरे धीरे किस करने लगे और इवांशी इस किस में मोक्ष की डिसप्रेशन, उसकी प्रॉब्लम, उसके इमोशन साफ महसूस कर सकती थी, जो वो शब्दों से बयां नहीं कर रहा था। थोड़ी देर बाद उनके होंठ अलग हुए और वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। इवांशी लंबी सांस ले रही थी, वही मोक्ष बिल्कुल नॉर्मल था। इवांशी धीरे से बोली, आई लव यू। सुना तुमने? आई लव यू एंड आई प्रॉमिस तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। ये सुनते ही मोक्ष ने एकदम से इवांशी को अपने सीने से लगा लिया। तो दोस्तों आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।